नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी, जिसमें हम बिहार की बड़ी राजनीतिक चर्चाएं आपको बताते हैं। मेरे साथ रोजाना की तरह हमारे साथ पंकज जी मौजूद हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे आज की जो डीजीपी आलोक राज जो जिम्मा संभाल रहे थे वो आखिर क्यों हटाए गए, जो नए बने हैं विनय कुमार, उनके पीछे क्या कहानी है, क्या कारण रहे, ये आपको बताएंगे। जेडीयू के अंदर आप लगातार उथल पुथल देख रहे हैं, तो उसकी क्या कहानी है, क्या मनीष वर्मा के लिए अब भी गुंजाइश है, वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इस पर बात करेंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने जब से महिलाओं को केंद्रित एक नई योजना का ऐलान कर दिया है कि जब उनकी सरकार आएगी तब वो ऐसा करेंगे, माई बहन मान योजना, जिसमें वो 2500 रुपये महिलाओं को आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उनको देंगे। उसके बाद से कैसे जेडीयू के नेता आरजेडी और कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए रोज की तरह मेरे साथ पंकज जी मौजूद है। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले तो जो राजनीतिक घटनाक्रम घट रहा है लगातार, उसके बारे में बात नहीं करते हैं, कर लेते हैं डीजीपी साहब के बारे में, जो कि आलोक राज से उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनको फुल फ्लैश जिम्मेदारी मिलेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। विनय कुमार बना दिए गए नए डीजीपी। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? देखिए, आपको बताएं कि बिहार के ब्यूरोक्रेसी में भी पॉलिटिक्स बहुत जोरदार तरीके से चल रही जी। और ख़ास तौर पर जो मुख्यमंत्री के एडवाइज़र हैं दीपक कुमार, उनके बारे में ये सर्वविदित है कि वही लोगों की तैनाती करते हैं, उनका वरद हस्त जिसको प्राप्त होता है वो तैनात हो जाता है। तो सीएम के एडवाइज़र हैं। अब दीपक कुमार जिस बिरादरी से आते हैं उसी बिरादरी के आलोक राज भी थे। आलोक राज को डीजीपी इंचार्ज बनाया गया और ये पूरी उम्मीद थी कि आलोक राज जो है डीजीपी फुल फ्लेजेड डीजीपी भी बनेंगे। जब उन्हें इंचार्ज बनाया गया था उसी समय ये बात बहुत जोर से बिहार के गलियारे में, राजनीतिक गलियारे में, ब्यूरोक्रेटिक सर्किल में चली कि आखिरकार नीतीश कुमार आलोक राज को डीजीपी कैसे बना सकते हैं। ये बहुत पहले से पता है कि नीतीश कुमार कुछ अफसरों को लाइक करते हैं, कुछ अफसरों को डिसलाइक करते हैं। इनमें कई अच्छे ऑफिसर्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब जिसको लाइक करते हैं वो अच्छे हैं, जिसको लाइक नहीं करते हैं वो बुरे हैं, लेकिन हर राजा का अपनी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स होती है। तो आलोक राज इनके लाइकिंग्स में नहीं थे, ये बात जान लीजिए। आलोक राज इनको पसंद नहीं थे। अगर आलोक राज पसंद होते तो आप ये सोचिए कि 90 बैच के भट्टी साहब को डीजीपी बनाया गया, आलोक राज तो 89 बैच के, तो उनको डीजीपी क्यों नहीं बनाया गया था? उनको डीजीपी नहीं बनाया गया। जब भट्टी बीच में छोड़कर चले गए तो इंचार्ज बनाना जरूरी था, तो इंचार्ज आलोक राज को बनाया गया। आलोक राज को जब बनाया गया तो मैंने बताया ना आपको कि नीतीश कुमार की नाराजगी थी। उसकी बड़ी वजह यह है कि एक बार चुनाव के दरमियान आलोक राज सीआरपीएफ में डीआईजी होते थे और वो चले गए थे लालू प्रसाद से मिलने। तो उनको लेकर के ये कहा जाता था कि इनकी लालू प्रसाद से ज्यादा नजदीकी है, और इनकी नजदीकी चूंकि लालू प्रसाद से है तो इसको लेकर के नीतीश कुमार कभी भी उनके साथ सहज नहीं थे। जब डीजीपी इंचार्ज बने तो एक बार नीतीश कुमार से मिलने भी गए। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार काफी हक्के बक्के रह गए थे। अच्छा। तो इन दिनों नीतीश कुमार को लेकर के एक चर्चा बहुत आम है कि नीतीश कुमार बिल्कुल स्वस्थ नहीं है और सारे फैसले जैसे पहले लेते थे उस तरीके से नहीं लेते हैं, वो बहुत ज्यादा अपने सिपह सलारों पर निर्भर करते हैं। ऐसे में देखिए दो घटना घटी। एक घटना तो ये घटी कि एक पोस्ट होता है डेवलपमेंट कमिश्नर, डेवलपमेंट कमिश्नर जिनको बनाया गया वो भी कास्ट, डीजीपी इंचार्ज जिनको बनाया गया वो भी कास्ट। तो निश्चित तौर पर जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द एक कॉटरी है नेताओं की, वो सहज नहीं थी कि आखिरकार आप इस तरीके से कैसे बना सकते हैं, और जब इस तरीके से आप बनाएंगे तो पब्लिक में मैसेज कैसे जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह थी कि नीतीश कुमार खुद आलोक राज को बहुत पसंद नहीं करते थे। तो आलोक राज को जब पसंद नहीं करते थे और एक बार मिलने भी चले गए, नीतीश हक्के बक्के रह गए, उसके बाद पुरजोर ये कहानी गढ़ी जाने लगी कि भले ही दीपक कुमार ने बनवा दिया हो लेकिन आलोक राज डीजीपी रहेंगे नहीं। तो जो ब्यूरोक्रेटिक सर्किल में बहुत तरह की बात जो उठ करके आ रही थी कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आलोक राज की उल्टी गिनती शुरू हो गई। आलोक राज को परमानेंट पद नहीं मिला था।
आलोक राज जरूर विनय कुमार जो कि वर्तमान समय में डीजी बनाए गए हैं, वो 2 साल के लिए डीजीपी बने हैं, लेकिन आलोक राज तो उनसे 2 साल सीनियर है। पर नीतीश कुमार के स्कीम ऑफ थिंग्स में वो कहीं सेट नहीं बैठते हैं। जहां तक विनय कुमार का सवाल है तो इसमें कोई शक नहीं है कि विनय कुमार एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर हैं जिनका रिकॉर्ड बड़ा क्लीन रहा है, इमेज बहुत साफ सुथरी रही है, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए जाने जाते हैं। जब वो सीआईडी में भी थे तो एक से एक आप जान लीजिए अपराधी के खिलाफ, जो बड़े बड़े अपराधी हैं जिनका बोलबाला रहा है बिहार में, उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में, उनके खिलाफ मजबूत एविडेंस इकट्ठा करने में उनकी जबरदस्त भूमिका रही है। तो उनकी इज्जत है। और अगर बिहार में जो कानून को लेकर के लगातार आरजेडी सवाल उठा रही है तो निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष को यह जवाब देना पड़ेगा कि नहीं, जिस चीज के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं वैसा ही कानून व्यवस्था यहां पर है। तो एक टफ ऑफिसर को बिठा दिया गया है जो जोरदार कानून व्यवस्था बरकरार रखने की उम्मीद जिससे है। भट्टी भी लाए गए थे उसी वजह से, लेकिन भट्टी बहुत कुछ कर नहीं पाए। भट्टी बहुत कुछ कर नहीं पाए तो आलोक कुमार, माफ करिएगा, विनय कुमार बिहार के ही हैं और उनका क्लीन रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है, बहुत अच्छे ऑफिसर के तौर पे जाने जाते हैं। तो अगर उनकी पहचान इस तरीके से रही, और आप जानते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि अगर आप फुल फ्लेजेड डीजीपी बनाते हैं तो आपको 2 साल का टेन्योर देना पड़ेगा। अब ये 2025 में रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब 2026 दिसंबर तक जब इनकी नियुक्ति हुई है तब तक तो ये डीजीपी रहेंगे ही रहेंगे। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा, अच्छे ऑफिसर रिक्रूट होंगे। जो एक तरह तरह की आवाज उठती रही है कि भाई ऑफिसर्स की बहाली अमुक अमुक वजहों से होती है, वैसा नहीं होगा, कॉम्पिटेंस के आधार पर अफसरों की बहाली होगी। ये तमाम तरह की उम्मीदें की जा रही है। लेकिन दूसरी बात कही जा रही है कि चूंकि डेवलपमेंट कमिश्नर जो बहाल किए गए और डेवलपमेंट कमिश्नर जो बने वो उसी जाति से आते हैं और डीजीपी भी उसी जाति से आते, तो निश्चित तौर पर एक मैसेज जा रहा था कि दीपक कुमार भी उसी बिरादरी से। तो ये ब्यूरोक्रेट्स, एक ही बिरादरी के ब्यूरोक्रेट्स बिहार की सरकार को चला रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी चीफ मिनिस्टर इस तरह का मैसेज अपने आवाम के बीच देना चाहेगा, अपने अफसरों के बीच देना चाहेगा। इसलिए आलोक राज हटाए गए और विनय कुमार की बहाली हुई। अब देखिए, विनय कुमार जिस बिरादरी से आते हैं उसको लेकर के पीछे चर्चा बहुत जोरों का है कि चूंकि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द विजय चौधरी भी हैं, केंद्र में मंत्री ललन सिंह भी हैं, तो इन दोनों का नाम बहुत तेजी से फ्लोट हो रहा है बिहार के गलियारे में, राजनीतिक गलियारे में, कि अरे ललन सिंह और विजय चौधरी, जबकि पॉलिटिक्स में दोनों का 2 खेमा है। मैंने आपको पहले भी बताया था अपने वीडियो के जरिए कि ललन सिंह अशोक चौधरी का एक ग्रुप है, विजय चौधरी का एक अलग खेमा है। लेकिन कहा जा रहा है कि विनय कुमार के मसले पर विजय चौधरी और ललन सिंह दोनों ने सीएम को एडवाइस किया कि एक बेहतर ऑफिसर है, क्लीन रिकॉर्ड है, कास्ट भी अलग है, हमें एक बेहतर पैगाम देना चाहिए। हमें यह नहीं मैसेज देना चाहिए कि एक ही जाति के ऑफिसर्स सीएम के दफ्तर को चला रहे हैं, एक ही जाति के ऑफिसर हर जगह बैठ रहे हैं। इसलिए बेहतर होगा कि हमें ऐसे डीजीपी को लाना चाहिए जो बेहतर लॉ एंड ऑर्डर भी बहाल कर सके और साथ ही साथ जातिगत हिसाब से भी हमें सूट करे, क्योंकि 2025 में हमें चुनाव में भी जाना। तो आप समझिए इन तमाम चीजों की वजह से इनकी छुट्टी हो गई। कहा यह जा रहा है कि आलोक राज खासे नाराज हैं, दुखी हैं। उनको उम्मीद थी कि उन्हें फुल फ्लेजेड डीजीपी बनाया जाएगा, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। उन्हें फिर से डीजी बना दिया गया, जो कहते हैं एक शंट पोस्ट होता है, वहां पर भेज दिया गया है। बिहार के आईपीएस सर्कल में कुंदन कृष्णन भी लौटे हैं, एडीजी हेडक्वार्टर हैं। कुंदन कृष्णन भी बहुत चर्चित नाम है। तो आप ऐसे कई लोगों को अब देखेंगे जो कि बिहार में आपको कार्यरत दिखेंगे। कुंदन कृष्णन अभी थोड़े दिन पहले केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे, वो बिहार में नहीं थे, तो वो भी लौटे हैं। और आज अभी एक खबर आ रही है कि जितने लोग इन्वॉल्व रहे हैं ये पेपर लीक कराने में,
उनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त किया जाएगा। जिन्होंने लंबे समय से पेपर लीक कराया है, गलत तरीके से पैसे बनाया है, उनको जीरो इन करके उनकी प्रॉपर्टी को भी कॉन्फिस्केट किया जाएगा। तो इस तरह की बातें सामने आ रही है। पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि विनय कुमार जो कि अब नए डीजी होंगे, वो इन्वेस्टिगेशन में भी बहुत माहिर माने जाते हैं, बेहतर पुलिसिंग के लिए जाने जाते हैं। एक पुलिस ऑफिसर को जितना कड़क होना चाहिए वो भी हैं, आम जनता के लिए एक्सेसिबल भी हैं, उनसे बात भी करते हैं। तो ये सारे ऐसे क्वालिटीज़ हैं जिससे एक चर्चा जरूर उठी है कि बिहार को काफ़ी समय के बाद एक बेहतर ऑफिसर मिला है जो बिहार को बेहतर तरीके से जानता है और बेहतर पुलिसिंग बिहार में कर सके। बिल्कुल, तो बेहतर ऑफिसर तो मिला है, मगर जो पुराने वाले हैं आलोक राज, जाहिर सी बात है कि वो नाराज़ होंगे। अब जेडीयू की बात कर लेते हैं। जेडीयू के अंदर लगातार हम देख रहे हैं एक नाराज़गी से नज़र आ रही है, एक उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है, चीज़ें इतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही। खासतौर पर मनीष वर्मा की अगर बात कर लें, जिस तरीके से उनको थोड़ा साइडलाइन किया गया, आप पिछले एपिसोड में बता रहे थे कि उनको शायद चुनाव लड़ने भी नहीं मिलेगा, तो क्या चल रहा है जेडीयू के अंदर? देखिए, जेडीयू के अंदर मनीष वर्मा को लेकर के सभी नेता एक हो गए। अच्छा, ये बात आप जान लीजिए, जो मेरे पास जानकारी है। मनीष वर्मा मुख्यमंत्री का कॉन्फिडेंस बड़ी जबरदस्त तरीके से एंजॉय करने लगे। मनीष वर्मा को भेजा गया था कि आप संगठन में जाइए, लोगों से मिलिए, बात करिए, अपनी पैठ बनाइए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि हर जिले में जाकर के वो अपना एक ग्रुप तैयार करने लगे, कुछ अलग लोगों से मिलने लगे। अलग लोगों से मिलने की वजह से यहाँ जो हाई कमान है, ये जो मुझे सूत्रों के द्वारा बताया गया है, वो हाई कमान को ये सारी सूचनाएं मिल रही थी और हाई कमान नाराज हो रहे थे। हाई कमान मतलब नीतीश कुमार। अच्छा, हाई कमान मतलब उनके इर्द गिर्द के सिपह सलार। तो जान लीजिए, जो मनीष वर्मा जितनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, उनके पर को अचानक एक चिट्ठी ने कतर दिया। आप इस बात को समझिए। दरअसल देखेंगे कि आरसीपी सिंह का भी जमाना था, जो मुख्यमंत्री के बाद माने जाते थे। उनके घरों पे अच्छी खासी भीड़ लगती थी, लोग उनसे मिलने आते थे। नंबर 2 वो एस्टैब्लिश्ड हो चुके थे। अब आरसीपी सिंह भी ब्यूरोक्रेट थे ना, वो भी आईएएस ऑफिसर थे, यूपी काडर में थे। उसके बाद लंबे समय तक वो बेनी प्रसाद वर्मा के साथ रहे। उसी दरमियान उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से भी हुई। फिर वो नीतीश कुमार के साथ गए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने, बाद में राज्यसभा चले गए और उसके बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, फिर मंत्री बन गए और फिर पार्टी से उनकी विदाई हो गई। तो सवाल यह है कि नीतीश कुमार जिसको भी नंबर 2 बनाने लगते हैं उसकी विदाई कर देते हैं। मनीष वर्मा अभी नंबर 2 बने भी नहीं थे कि उससे पहले ही ब्रेक लग गया। और ब्रेक लगने की वजह यह है कि वो जो काम कर रहे थे उसको लेकर के ना ही ललन सिंह को अच्छा लग रहा था, ना ही संजय झा को अच्छा लग रहा था, ना ही विजय चौधरी को अच्छा लग रहा था, ना ही अशोक चौधरी को अच्छा लग रहा था। लेकिन कहा जाता है कि कुछ नेता को अच्छा लग रहा था। जैसे कहा जाता है कि मनीष वर्मा के पीछे श्रवण कुमार खड़े थे, विजेंद्र यादव खड़े थे। लेकिन सबको एक चीज लग रहा था कि मनीष वर्मा को इतना ज्यादा अचानक पार्टी में तवज्जो क्यों दिया जा रहा है, उन्हें महासचिव बना दिया गया है और उन्हें पूरे बिहार में घूमने के लिए क्यों बोला गया है। बाद में मनीष वर्मा के बारे में कहा गया कि उनकी निजी यात्रा थी, वो अपने मन से घूम रहे थे, वो पार्टी की यात्रा नहीं थी। दरअसल इसके पीछे भी कई तरह की बातें। कहा यह जा रहा है कि जब नीतीश कुमार बिल्कुल थक जाएंगे और जेडीयू कई भाग में खंडित होने लगेगी, तो एक आवाज उठेगी कि जेडीयू को बचाएगा कौन। तो उसमें हो सकता है कि नीतीश कुमार के बेटे को लॉन्च कर दिया जाए, उन्हीं के नाम पर पार्टी बच सकती है। तो कहा यह जा रहा था कि मनीष वर्मा संगठन पर पकड़ बनाए और जब लॉन्च किया जाएगा तो मनीष वर्मा उनको असिस्ट करेंगे। लेकिन मनीष वर्मा अपना कद बढ़ाने लगे, इस तरह की बात कही जा रही है। और इसलिए पार्टी के जो हुक्मरान हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, उनको ये बात नागवार गुजरी और इसलिए कह दिया गया कि भाई उनकी यात्रा को रोकिए, क्योंकि 15 तारीख से नीतीश कुमार यात्रा करेंगे। अब देखिए, एक चौंकाने वाली बात है। चौंकाने वाली बात यह है कि ठीक है, यात्रा भी रोक दी गई। मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि मनीष वर्मा को विधानसभा का टिकट भी नहीं दिया जाएगा। अब ये जान लीजिए, मनीष वर्मा को टिकट नहीं दिया जाएगा, इसका क्या मतलब है?
ये खबर सामने आ रही। और इसके पक्षधर कई लोग हैं जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बड़े नेता हैं, वो भी कहते हैं कि भाई ब्यूरोक्रेट को चुनाव में मत उतारिए। क्यों नहीं उतारिए भाई? मनीष वर्मा को क्यों नहीं उतारिए? क्योंकि इन सबको लगता है कि कहीं आरसीपी सिंह की तरह मनीष वर्मा आगे ना बढ़ जाए और फिर इन लोगों को सोचना पड़ जाए, कहीं प्रशांत किशोर की तरह नंबर 2 का दावा ना करने लगे। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको ध्यान में रखते हुए ये अब तय माना जा रहा है कि मनीष वर्मा चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, उन्हें विधानसभा चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। बाद में बहुत कुछ होगा तो उन्हें विधान परिषद से लाया जा सकता है, पर उन्हें चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, जो मेरे सूत्र कहते हैं। और निश्चित तौर पर जिस रफ्तार से मनीष वर्मा का कद बढ़ रहा था, अचानक से उसी रफ्तार से उनके कद को छांट दिया गया। बस आप यही समझिए। बिल्कुल। अब हमने पिछले 2-3 चुनाव में देखा है, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, महिलाओं को केंद्रित रखते हुए तमाम योजनाएं आई। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में, मैया सम्मान योजना झारखंड में, वैसा ही कुछ बिहार में लॉन्च हुआ है। हालांकि सरकार की तरफ से नहीं, विपक्ष की तरफ से। विपक्ष ने ऐसा वादा, तेजस्वी यादव ने ऐसा वादा किया है कि उनकी सरकार अगर आती है 2025 में, तो वो जो गरीब तबके की महिलाएं हैं उनको 2,500 रुपये महीना उनके अकाउंट में भेजेंगे। और यह ऐलान जब नीतीश कुमार की यात्रा निकलनी थी उससे जस्ट पहले किया गया, जिसके बाद से जाहिर सी बात है कि जेडीयू के नेता आक्रामक होने थे, आक्रामक हो भी गए। ललन सिंह ने तमाम बातें भी कही हैं। तो ललन सिंह, जेडीयू क्या स्टैंड रहने वाला भाई? एक कदम आगे निकल गए अगर देखा जाए तेजस्वी यादव तो। देखिए, तेजस्वी यादव को यह बात समझ में आ रही थी कि जेडीयू के तरफ से महिलाओं को साधने के लिए वही योजना लागू किया जाएगा जो मध्य प्रदेश में किया गया जी, जो महाराष्ट्र में किया गया और जो झारखंड में किया गया जी। तेजस्वी यादव ने चौथे चरण की यात्रा शुरू की और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम 2,500 रुपए महिलाओं को देंगे। हमारी सरकार बनी तो 2,500 रुपए। माए बहन अब महिला, देखिए दिल्ली में भी शुरू कर दिया गया है, मतलब अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस कर दिया है। अभी 1000 बाद में बिहार के 48% आबादी को पैसे देने की घोषणा आरजेडी ने कर दी। अब देखिए, मेरे पास जो खबर आ रही है वो ये है कि नीतीश कुमार जल्दी घोषणा करने जा रहे हैं और नीतीश कुमार घोषणा करेंगे और साथ ही साथ पैसा देना भी शुरू कर देंगे। अब जब पैसा देना शुरू कर देंगे तो आप समझिए कि जैसे झारखंड में हुआ ना कि हेमंत सोरेन ने देना शुरू कर दिया, बीजेपी कहती रह गई कि हम इतना पैसा देंगे, लोगों ने यकीन ही नहीं किया। लोगों को लगा कि भाई जो सिटिंग इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो दे रही है, फिर सत्ता में आएगी देगी, तो हम विपक्ष पे क्यों भरोसा करें। अब तेजस्वी यादव ने तो ये चाल चल दी है। अब इसकी काट नीतीश कुमार जल्दी ढूंढते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे और बिहार सरकार के तरफ से यह अनाउंसमेंट होगा कि हम 2,500 से ज्यादा दे रहे हैं पैसे, समझ गए, या 2,500 जितना भी रकम तय किया जाएगा। वैसे भी नीतीश कुमार शुरुआत से ही महिलाओं पर ध्यान देते रहे। आप देखिए, शराबबंदी की गई महिलाओं को देखते हुए, क्योंकि महिलाओं पर पुरुष अत्याचार करते थे। लड़कियां पढ़ने निकलती थीं तो टीजिंग होता था, चौक चौराहे पर उन्हें दिक्कत होती थी। तो देखिए, शराब बैन कर दिया गया। बिहार को इससे काफी ज्यादा नुकसान होता है, इसका दूसरा पक्ष भी है, लेकिन नीतीश कुमार बिल्कुल इस पर अड़े हुए हैं। अब देखिए, हर स्तर पर महिलाओं को आरक्षण भी दिया गया, पुलिसिंग में भी महिलाएं डिप्यूट होने लगी। तो आप समझिए जिस तरीके से महिलाओं पर नीतीश कुमार की नजर है और नीतीश कुमार ने उनको आगे बढ़ाने के लिए जो स्टेप्स उठाए हैं, ऐसे में एक और स्टेप उठाएंगे तो महिलाएं तो ज्यादा भरोसा नीतीश पर ही करेंगे ना। चाहे जीविका दीदी हो, आप ये देख लीजिए, चाहे और महिलाओं की संख्या हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, इन तमाम जगहों पर जिस तरीके से नीतीश कुमार ने महिलाओं को एम्पावर करने का प्रयास किया है, एक कदम और आगे बढ़ाएंगे और कहेंगे कि भाई तेजस्वी कह रहे हैं हम आपको दे रहे हैं, तो महिलाओं को दिखेगा ना कि कौन दे रहा है। तो इसलिए तेजस्वी यादव को लगा कि नीतीश ऐसा करने लगे उससे पहले ही हम ये करके दिखा दें। और साथ ही साथ जो नौकरी वाली नैरेटिव सेट कर रहे थे, नीतीश कुमार चुनाव तक बताएंगे कि हमने इतने लाख लोगों को नौकरी भी दिया है। तो इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा कि नीतीश कुमार ने क्या क्या किया है। और इसी को लेकर के जब जैसे ही तेजस्वी ने अनाउंस किया
तो तरह तरह की बात उठनी शुरू हो गई। ललन सिंह ने कहा कि भाई ये कौन सा पैसा देंगे, जो लूटे हैं वो पैसा देंगे। मतलब आप जान लीजिए, एक आरोप लगता रहा ना कि नौकरी के बदले जमीन ले ली, क्या उससे पैसा देंगे? कहां से पैसा देंगे? क्या उनके जंगल राज में जो स्थिति थी, एक्सटॉर्शन होता था, अपराध होता था, उससे पैसा देंगे? कैसे पैसा देंगे? तो तरह तरह की बात उठनी शुरू हो गई है। जेडीयू ने जबरदस्त आक्रमण करना शुरू कर दिया है। अब आने वाले समय में आपको और भी दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से जेडीयू बनाम आरजेडी दिखाई पड़ता है। ललन सिंह केंद्र में मंत्री हैं, वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने भी नालंदा में कहा कि किस तरीके से ये मतलब वो कहते हैं ना कि सीके से जो छीका न टूटेगा, न बिल्ली दही खाएगी, तो उस तरह का उन्होंने एक बहुत ही बड़ा तंज कसते हुए आरजेडी पर कहा कि आरजेडी सोचते रह जाए, नीतीश कुमार थंपिंग मेजॉरिटी से फिर जीतने जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने जितना कुछ काम किया है, डबल इंजन की सरकार है। आप देख लीजिए, संजय झा ने भी कहा है कि जिस तरीके से बिहार को पैसे मिल रहे हैं, बिहार को केंद्र सरकार मदद कर रही है, ये अपने आप में बताता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को क्या कुछ मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर एनडीए पूरा कॉन्फिडेंट है, और ये जो 48% आबादी महिलाओं की है, उसको साधने के लिए आप देखेंगे सरकार के तरफ से जल्द ही कोई घोषणा की जाएगी। बिल्कुल, तो लोगों को भी इंतजार रहेगा, खासकर महिलाओं को इंतजार रहेगा मुझे लगता है बिहार की कि ऐसी योजना सरकार कब लॉन्च करती है। विपक्ष ने तो ऐलान कर दिया है, बाकी महिलाएं किसकी सुनेंगी, किसको वोट देंगी, वो तो जाहिर सी बात है चुनाव के बाद ही पता चलेगा। तो ये है आज का राग बिहारी, जिसमें हमने तमाम बिहार की चर्चाएं डीजीपी से लेकर जेडीयू से लेकर आरजेडी तक बताई आपको। यूं ही लगातार आपको बिहार की राजनीतिक चर्चाएं बताते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।